Bon. Ajibet. हेलो, आओ बेटे। नमस्ते अंकल। ओह अनिल, आओ बेटे। गोपाल दास जी, इसे कल देखता हूँ। जी अच्छा। जाइए आप। बोलो बेटे, तुम शहर चले गए थे ना? जी हाँ डैडी, वहीं तो मुझे अनिल मिले। डैडी, आज कॉलेज के ऑल इंडिया कराटे कंपटीशन का लास्ट डे था। अच्छा, फिर कैसा रहा कंपटीशन? ओह टेरिफिक डैडी। अनिल ने तो ऑल इंडिया कराटे चैंप को मार मार के चटाई की तरह चपटा कर दिया। ओह आई एम सॉरी। डैड, कंपटीशन के बाद ये घर जा रहे थे तो बोले जाने से पहले मैं आपके डैडी से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्हें आपसे मिलाने के लिए ले आई। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटे तुमने। अनिल बेटे, चैंपियनशिप मुबारक। थैंक यू। अच्छा बेटे बैठो तुम। होना बेटी, नाश्ता वाश्ता करा, चाय वाय पीकर जाओ। मैं जरा काम में हूँ। अच्छा जी, नमस्ते। आप कहाँ जा रहे हैं? आपके साथ तो मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। आइए। अरे आइए। अरे बैठिए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बिठा रही हूँ। और आज मैं तुमसे खास बात करना चाहती हूँ। अरे कौन सी खास बात? मैं जवान हो गई हूँ। अच्छा, ओ हाँ हाँ, आज के पेपर में आया था। तुम फिर मजाक करने लगे। अरे तुमसे किसने कह दिया कि तुम जवान हो गई हो? मोना, लड़की जवान होती है ना तो उसे अकल आती है, अकल आती है तो लाज आती है, और लाज आने के बाद कोई लड़की किसी गैर लड़के को इस तरह डाकुओं की तरह जबरदस्ती उठाकर नहीं लाती। तो क्या करती? मजबूरी थी, घर में मेरी शादी की बातें चल रही हैं। तो मुझे क्यों उठाकर लाई? मैं क्या तुम्हारी शादी में बैंड बजाऊंगा? तुम मेरी शादी में दूल्हा बनोगे। मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करना। शादी करना मजाक है क्या? होना, तुम एक करोड़पति बाप की इकलौती औलाद हो। सारी जिंदगी बंगलों में रही हो, जमीन पर कदम कम रखे, ज्यादातर गाड़ियों में घूमी हो। और मैं एक अनाथ, ना मां ना बाप, बचपन से मामा मामी के दर पर पड़ा हूं। रहने के लिए खुद की कोई छत भी नहीं है। बचपन से मामा मामी की रोटियां खाकर, प्राइवेट ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई खत्म की है। ऐसे इंसान के साथ अगर नाता जोड़ोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। तुम शायद मेरे डैडी से डरते हो कि कहीं वो इनकार न कर दें, लेकिन वो अपनी बेटी की पसंद को ही अपनी पसंद समझते हैं। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तो डैडी तुम्हें बेहद पसंद करते हैं, हर वक्त तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। जब कोई दौलत वाला किसी गरीब इंसान पर खुश होता है ना, तो उसे नौकरी दे देता है, बख्शीश दे देता है, लेकिन उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं देता। अनिल,
प्रणाम मामा जी। क्या चोरी करा? चोरी नहीं, मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? अरे पिछले 1 घंटे से 10 पैसे ढूंढ रहा हूँ। अरे नहीं कहीं गिर गए। बेटा तुम आ गया। अरे मामी जीते रहो। कैसे हो प्रमा? अच्छी हूँ भैया। अरे अच्छी क्या, अच्छी तो मैं तुझे अब बनाऊंगा। ये देख, ये साड़ी तेरे लिए। मेरे तो क्या मेरे लिए? मम्मी कितनी अच्छी है ना। और मामी ये शॉल तुम्हारे लिए। ये देखो। मिल गया। जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो। अरे रे रे रे, अरे मामा ये धोती आपके लिए। सिर्फ ये धोती? अरे भांजे, बरसों से तुम मुझ पर बोझ बने बैठे हो। हाँ? ये 10-15 रुपए के कपड़े लाकर तुम उस माँ बेटी को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। हाँ, पहले ये बताओ कि तुम्हारी नौकरी लगी कि नहीं लगी? अरे मामा जी, अभी तो शहर से वकालत की परीक्षा देकर आ रहा हूँ। जब तक पास नहीं हो जाऊंगा नौकरी कौन देगा? तो तू पास कब तक होगा? कल शाम तक हो जाएगा? कल शाम तक? अरे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, कम से कम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने? अरे सुनती हो, 2 महीने बाद जाकर इसकी परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। हाँ, फिर जाकर इसे नौकरी मिलेगी और फिर 1 महीना गुजर जाएगा, उसके बाद घर में पगार आएगी। इसका मतलब है 3 जमा 3 यानी कि 90 दिन में, यानी कि 3 महीने में 810 रोटियां खाएगा। उसके बाद सब्जी और भाजी अलग, 2 वक्त की चाय अलग। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। ऐसी बातें करते हो जी? आपने कभी अनिल के लिए कुछ किया है? आपको तो इस बात की भी परवाह नहीं कि परिवार के लिए भी आपका कुछ कर्तव्य है। पत्नी गई जहन्नुम में, लेकिन बेटी के लिए कम से कम एक बाप का कुछ फर्ज होता है। फर्ज मुझे बन गया दिलाओ। हाँ, बेटी का ब्याह करवा दिया, यानी कि फर्ज पूरा हो गया और किस्सा खत्म, बस। मगर क्या फायदा ऐसे ब्याह का जो ब्याह के बाद भी लड़की कुंवारी की कुंवारी घर में पड़ी रहे। यहाँ से उठकर उसकी डोली ससुराल गई नहीं क्योंकि आपने उनकी मांगे पूरी नहीं की। अरे क्यों कर रहे उनकी मांगे पूरी? 1.5-2 रुपए की बात होती तो दिल पर पत्थर रखकर उनकी मांगे पूरी भी कर देता, लेकिन उनके भक्तों ने तो गज भर की लिस्ट हाथ में थमा दी थी। याद है, वो लिस्ट पढ़कर 1 हफ्ता भर में बेहोश आ था। हाँ, आप तो हफ्ता भर बेहोश पड़े रहे, लेकिन लड़की जिंदगी भर मैके में पड़ी रहेगी। हाँ, तो पड़ी रहे, इस जन्म में क्या अगले जन्म तक पड़ी रहे, लेकिन मैं दहेज नहीं दूंगा। हाँ। ए पगली, ए मेरी पगली बहन, तू क्यों रोती है? हाँ, तेरा भाई है ना। देखना, 1 हफ्ते के अंदर मेरे बुद्धू जीजाजी यानी कि तेरे पति परमेश्वर को यहाँ लाकर प्रकट नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल देना। नहीं भैया, वो नहीं आएंगे। पिताजी उन्हें दहेज देंगे नहीं और बिना दहेज लिए ससुराल वाले मुझे लेने आएंगे ही नहीं। अरे छोड़ना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ का माहौल नहीं बदल दिया ना तो तेरी कसम मैं अपनी जान दे दूंगा। भैया ऐसा मत कहो। फिर हंस, चल अपनी बत्ती सी दिखा। ए चीनी की। आपको पता है, बिटिया रानी शहर से अनिल को गाड़ी में बिठाकर यहाँ ले आई। अच्छा? हाँ? लेकिन मैं कहाँ थी? आपको तो दोपहर में खाना खा के सोने की आदत है। आप दुश्मनों से बेखबर सो रही थी। और मुन्ना के पिताजी? रोना तो इसी बात का है मालकिन कि सब कुछ उन्हीं की मौजूदगी में यही हो रहा था। यही। हे भगवान। देखिए, मुझे तो लगता है तूने उन्हीं मालिक को अपनी ओर खींच लिया है। वो दिन दूर नहीं मालकिन, जब ये अनिल आप और आपकी बेटी को दूध में डुबकियां लगाते हुए मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा और इस सारे जायदाद का मालिक बन बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता। लेकिन आपके जीते जी ये सब हो रहा है मालकिन। क्या, छोड़िए सब बात। आप अपने बेटे की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? मेरा बेटा? हाँ। क्या बताऊं मालकिन, मेरा बेटा घर जमाई बनने के लिए इतनी आसानी से तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो अनिल की तरह उठाई गिर चोर उचक्का नहीं है। अब क्या बताऊं, वो एक इज्जतदार, ईमानदार, खुददार, मतलब दुनिया में जितने भी तरह के दार हैं उन सब दारों का मालिक है। वाह वाह। तो फिर उसे यहाँ बुलवाइए ना। यहाँ? हाँ। लेकिन मालकिन, उसे यहाँ बुलाने के लिए मुझे खुद वहाँ जाना पड़ेगा। तो गोपाल दास जी, इसमें परेशानी क्या है? जाइए, उसे ले आइए। और महादेव का हुआ ये कि उसके घर के सारे बर्तन उठा के ले आया हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत मामा जी। जीजा जी तुम यही बैठो, मैं चाय बना के निपट लेता हूँ। ससुर जी, पाए लागी ससुर जी। ठीक है। अरे क्या ससुर जी, दामाद इतने वर्षों के बाद घर आया है, उसको देखकर खुश होने के बजाय उजड़ी हुई राशन की दुकान की तरह मुंह बना रहे हो। अरे मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, फिर चला जाऊंगा। अच्छा? तो
सिर्फ 2 दिन हाँ। किया? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। वैसे भी मेहमान को किसी के यहाँ 1-2 दिन से ज्यादा नहीं देना चाहिए। अरे 2 दिन से ज्यादा रुक भी कैसे सकता है? 4 दिन की जिंदगी मिली है। 2 दिन मैंने माँ बाप के घर में गुजार दिए, बाकी के 2 दिन मैं आपके घर में गुजारने आया हूँ। तुम्हारा मतलब उस 2 दिन से था, असली 2 दिन से नहीं था? वही वाले 2 दिन तो असली दिन होते हैं, बाकी गिनती वाले जो दिन होते हैं ना वो नकली होते हैं। ये मैं खा लेता हूँ। अरे प्लेट ना, ये लो। अरे सारे खा गए। अरे जवाहिराज, अरे आप पहले की मजी। भाग हमारे कि आज 5 वर्षों के बाद आप हमारी बेटी को घर ले जाने आए हैं। हाँ, मगर पिताजी ने कहा था कि साथ में ससुर जी को ये दहेज की लिस्ट भी याद दिला देना। क्या? अरे वो लालची बुड्ढा अभी तक दहेज को नहीं भूला? मैं पूछता हूँ, मरकर क्या वो दहेज को अपने साथ ले जाएगा? अब मैं क्या करूँ माँ जी, मैं तो इन बुड्ढों को समझाता हूँ। है? क्या है बुड्ढो, दौलत की लालच छोड़ दो, मर के साथ नहीं ले जा सकते, मगर ये बुड्ढे मानते ही नहीं। है, तो अपने बुड्ढे से जाकर कह दे कि अब उसे इस घर से एक ढेला भी दहेज नहीं मिलने वाला है। हाँ। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और वैसे भी आजकल दहेज लेना और दहेज देना कानूनी जुर्म हो गया है, और एक सच्चा हिंदुस्तानी जान दे सकता है लेकिन दहेज नहीं दे सकता। चलो जान दे दो। है, चुप। आपने खाना पीना क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने वर्षों बाद जवाहिरात घर आए हैं, जरा उन्हें आराम करने दीजिए, जलपान करने दीजिए। आते ही दहेज की महाभारत शुरू कर। ये तेरी बेटी को ले जाने के लिए थोड़े आया, ये तो अपने बुड्ढे बाप के लिए दहेज मांगने आया है, लेकिन मैं भी दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। अबे अबे ओ उल्लू की औलाद, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते हैं कि मैं दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। उधर मेरा बाप बोलता है कि मैं बिना दहेज के बहू को घर में घुसने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। दोनों तरफ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा का बैंड बज रहा है। तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि जब तक आप लोगों का फैसला नहीं हो जाता, मैं भी आपके घर से नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। अरे हाँ अनिल, वो अपनी छोटी छोटी गुड़िया, तुम्हारी बहन सुमन, वो कहाँ है? मैं भी कितना गधा हूँ, इतनी सी बता रहा हूँ, अभी इतनी बड़ी हो गई होगी, शादी हो गई होगी, ससुराल चली होगी, है ना? हाँ वो तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? सुमन कहाँ है? जीजा जी, सुमन इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ये क्या हुआ? क्या था सुमन को? कुछ भी नहीं। मैं यहाँ से इम्तिहान देने शहर चला गया था। एक दिन वो नदी में नहाने गई और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई। नदी किनारे सिर्फ उसकी चप्पल और ओढ़नी मिली थी। अब सुमन सिर्फ एक याद बनकर रह गई। मैं गोपाल दास जी के लड़के की बात कर रही थी। देखो निर्मला, तुमने अगर बुला ही लिया है तो उसे हम अपनी ऑफिस में कोई नौकरी वोकरी दे देंगे। अरे मैंने उसे नौकरी करने के लिए नहीं बुलाया है। तो फिर? हमें मोना के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश है ना, इसी सिलसिले में मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, I see। इसीलिए गोपाल राज ने उस दिन वो जो घर जमाई का चक्कर चला रहे थे वो उनके बेटे के लिए था। इस बहाने वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। इसमें उल्लू सीधा करने की कौन सी बात आई? अरे हमें मोना के लिए एक अच्छे लड़के की जरूरत तो है ही ना। जरूरत थी, लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि मोना ने अपनी पसंद का लड़का तलाश कर लिया है। क्या तुम उस कंगाल भिखारी अनिल की बात तो नहीं कर रहे हो? मम्मी चुप रह तू, मुझे पहले से ही पता था। अनिल एक 420 इंसान है। वो मोना से शादी करके हमारी जमीन जायदाद हड़पना चाहता है। नहीं, वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। देखो निर्मला, अनिल के बारे में तुम्हारी कुछ गलतफहमी हो रही है। वो एक अच्छा, नेक और शरीफ लड़का है। हाँ, वो गरीब और अनाथ जरूर है, लेकिन ये कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अनिल इस घर में दामाद बनकर नहीं आएगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। निर्मला, अरे मोना, तू क्यों मायूस होती है? मोना, देख बेटी, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तू क्यों चिंता करती है? देख, मैं तुझे वादा करता हूं कि तेरी शादी सिर्फ अनिल और अनिल के साथ ही होगी, ठीक है? सच डैडी? हाँ सच।